गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 30 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्कृत न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप आपको प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर है, और साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in पर। आप विजिट कर सकते हैं और हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको ये टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा युक्ति आईएएस, तो आप वहाँ पर अवेलेबल पाइएगा हमें। और आगे ही देखिए 69 बीपीएससी मेंस का आपको टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसका आंसर मॉडल आप लोगों को कल ग्रुप में, सारे ग्रुप में शेयर किए गए हैं। आप जाके वह मॉडल आंसर को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और आपको इसके अतिरिक्त दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जाता है। बहुत से मैगजीन आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो आप उसका लाभ लीजिएगा युक्तियास प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केरल में ईसाई धार्मिक सभा में धमाके हुए, 2 लोगों की मौत और 51 घायल हुए। बात यहाँ ये हो रही है कि आतंकवाद की घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है विश्व में देखने को मिल रहा है, उसका असर भारत पर भी है। तो भारत इससे छूता नहीं है। लगातार भारत पर आतंकवादी इस प्रकार के हिंसक कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर केरल में जो एर्नाकुलम जिले में जो किया गया है, एक ईसाई समुदाय का चर्चा आया है। तो देखिएगा अहोवा, इसे अच्छे से याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगवा में के साक्षी जो है समूह का ही सदस्य बताने वाले कोची के एक व्यक्ति त्रिचुर पुलिस ने आत्मसमर्पण विस्फोट की गिरफ्तार किया, उससे जिम्मेवारी उसने ली है। और प्रदेश के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घटना को हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, पर इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को एक्टिव मोड में होना चाहिए था। रीजन कुछ भी रहे, पर घटना ये आतंकवादी संबंधी घटनाएं जो होती है, ये डोमिनिक मार्टिन के द्वारा किया गया है। आत्मसमर्पण इसने किया है, ईसाई है उस क्षेत्र का। अब ध्यान यहाँ रखने वाली बात है कि अब आतंकवाद के संदर्भ में हम लोग लगातार बात करते हैं। आतंकवाद 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 के लिए कोई धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं रहता। आतंकवाद व्यक्ति एक मानसिक विकार से विकार से ग्रसित होता है, जिसमें उसे हत्या, खून, ऐसे प्रकार के जो कार्य गतिविधि उससे करने में आत्मसंतुष्टि मिलती है उसके संदर्भ में, और भी कुछ उसको प्रलोभन के तौर पर देखा जाता है। पर यहाँ पर आतंकवाद को हम किसी भी रूप को आतंकवाद के किसी भी रूप को हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं कर सकते। वो किसी प्रकार का आतंकवाद किसी वर्ग समूह के द्वारा किया जा रहा है, वो इस संदर्भ को आपको समझने की आवश्यकता होगी। तो चलिए आने वाले समय में इससे संबंधित कुछ तथ्य आएंगे तो हम उस पर नज़र डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सा न्यूज़ है जिससे कलेक्ट करने की आवश्यकता होगी, इसलिए फटाफट चीज़ों को हम देखेंगे। आज पीटी फैक्ट के तौर पर आप इससे जितने भी पीटी फैक्ट देख रहे हैं यहाँ पर, सारे को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा अपने पीटी फैक्ट के सेक्शन में, ताकि आपको यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप उसका सही उत्तर दे सके। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर अमृत महोत्सव समारोह मेरी माटी मेरा अभिमान अभियान जो था वो 2021 में, मार्च 2021 में प्रारंभ किया गया था। जो 2 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर को इसका कल समापन कर दिया जाएगा। इसके संबंध में पीटी फैक्ट आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, अंडरलाइन किया हुआ पेपर है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसमें लगभग 2,63,000 गाँव का मिट्टी अमृत वाटिका बनाई गई है। इसको भी ध्यान रखना, जहाँ 24 लाख पौधों को रोपे गए हैं। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत भी यहाँ पर शामिल है, तो सभी एंगल को आप लोग देख लीजिएगा। यह मार्च 2021 में इसे आरंभ किया गया था। चलिए जो आप लोग के मेंस ओरिएंट है इसे अच्छे से देखिएगा। यूपीएससी जीएस पेपर 2, राज्यपाल का विशेषाधिकार। हमेशा राज्यपाल का विशेषाधिकार चर्चाओं में रहता है, विवादों में रहता है, और यह केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को भी स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
साथ ही साथ राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच के संबंधों को भी यह कहीं ना कहीं प्रश्नगत करता है। इस मुद्दे को अच्छे से आप देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची है मान सरकार, अर्थात पंजाब की जो मान सरकार है, भागवत मान सरकार, वो राज्यपाल के कुछ कार्य गतिविधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो क्या यह क्षेत्राधिकार है? क्षेत्राधिकार है किसी सीएम को, वो जो एक्टिव गवर्नर है उसके किसी कार्य गतिविधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना, और खासकर उस मामले में जिसमें उसे विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार प्राप्त है तो क्या उसमें आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह किया जाएगा। क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में किसी अन्य मामले में कुछ डिसीजन दिया है? तो उसे हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पूरा की नोट्स है। इसको इसे कर लेने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद है उसके संदर्भ में किसी प्रकार से प्रश्न पूछे आपको, पंजाब का मामला हो, बिहार का मामला हो या तमिलनाडु का मामला हो, सभी जगह के तार एक ही जगह से जुड़े हुए, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो पहले मामला देखते हैं क्या है। देखिए, पंजाब सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर कर दी। एक याचिका यहाँ पर है, वह संबंधित लोगों से परामर्श कर रहे हैं और जल्द ही विधेयकों पर फैसला लेंगे, ऐसा राज्यपाल के द्वारा कहा जा रहा है। प्रत्येक विधेयक पर मुख्यमंत्री की अपने जो अलग से अपने फैसले के अवगत कराएंगे, और राज्यपाल जो है, राज्यपाल इससे पहले विधानसभा सत्र को असंवैधानिक करार देते हुए पारित विधेयक को अस्वीकृति नहीं देने की बात की थी। इससे पहले हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट गया है तो यहाँ पर बातें कुछ निकल कर आएगा। हालांकि 27 विधेयकों में 22 पर पहले वो सहमति दे चुके हैं। पारित 5 विधेयक, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 3 विधेयक उनके विचाराधीन है। ऐसे पूर्व मान सरकार के 20 अक्टूबर बुलाए गए 2 दिवसीय विधानसभा सत्र को 1 दिन का कर दिया था। ऐसे मामले थे, अर्थात उनके क्षेत्राधिकार को कुछ कम करने की बात मामला है। क्या राज्य जो सत्र बुलाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, अर्थात राजनीतिक जो कार्य कर रहा है, जो विधायिका के तौर पर मंत्रिपरिषद जिसे हम लोग कहते हैं, मंत्रिपरिषद क्या सत्र बुलाने का आग्रह राज्य के प्रमुख जो होते हैं राज्यपाल से अनुरोध कर रहा है, तो क्या राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है किसी सत्र को बुलाने या नाम बुलाने का? जहां पर हम लोग बात करते हैं कि राज्यपाल कार्य कैसे करेगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा, तो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है सत्र आयोजित करने के लिए, तो क्या यह मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, इसके संदर्भ में बातें उभर कर सामने आएगी। अगर बाध्य है तो फिर मामले का अगर राज्यपाल के द्वारा अगर इसे मना कर दिया गया है तो इनके क्षेत्राधिकार का हनन हुआ ना। तो फिर इस संदर्भ में क्या संवैधानिक स्थितियां हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी जस्ट वेट कीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास, सभी चीजें एंगल से समझाने का प्रयास किया जाएगा। पंजाब सरकार के ये विधेयक जो राज्यपाल के पास आपको लंबित है, जैसे पंजाब राज्य कोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन संशोधन बिल 2023, पंजाब माल और सेवा जो कर है संशोधन बिल 2023, भारतीय स्टाम्प पंजाब संशोधन बिल 2023, पंजाब विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2023 और पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023। तो कहने का मतलब 5 जो विधेयक है, तो इसके क्षेत्राधिकार को देखिएगा, पुलिस से संदर्भित है, विश्वविद्यालय से संबंधित है, स्टाम्प से संबंधित है, माल और सेवा अर्थात सर्विस गुड एंड सर्विस से संबंधित है, और राजकोषीय उत्तरदायित्व से संबंधित है। जो ये क्षेत्राधिकार है, क्या इसमें राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त है इस मामले में, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर बात है कि क्या क्षेत्राधिकार है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्षेत्राधिकार को समझने के लिए, अर्थात विवेकीय क्षेत्राधिकार को समझने के लिए यहाँ पर कुछ आर्टिकल को पहले समझना है, जैसे 163, 164, 200, 213, 200 से अतिरिक्त जो बातें की है 356, ये सब क्षेत्राधिकार जो है राज्यपाल को प्राप्त है। तो सबसे पहले देखिए 163 में किया गया, कुछ विवेकीय शक्तियां दी गई है कि अतिरिक्त राज्यपाल को उनके अन्य सभी कार्य की सहायता करने और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। यहाँ पर साफ बोला गया है कि कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त, अर्थात विवेकाधीन शक्तियां मंत्रिपरिषद के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। तो क्या विधेयक पर निर्णय लेना राज्यपाल की विवेकीय क्षेत्राधिकार है? तो इस तथ्य को अगर आप जान गए तो इस जुड़ाव बिंदु को भी आप जान जाइए कि विवेकाधीन शक्तियां और मंत्रिपरिषद की सलाह देने की शक्तियां
क्या दोनों एक साथ चल सकता है या उस पर अलग अलग राय ले सकता है राज्यपाल, इसे समझिएगा। दूसरा, 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर राज्यपाल अपने मंत्री परिषद में राज्य के मुख्यमंत्री और के सहयोग से मंत्री परिषद का स्वयं गठन करता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या मंत्री परिषद के औचित्य को समझा सकता है, इसे भी समझने का प्रयास आप कीजिएगा। दूसरा, अनुच्छेद 200 जिसमें राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित कर ले। 3 स्थितियां हैं। 3 स्थितियों में अगर पहली स्थिति अगर अनुमति दे देता है तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, रोकता है तो एक समय सीमा के अधिक रोक देता है तो डिस्प्यूट होगा, नहीं तो उसके अर्थात उसे पुनः विचार के लिए रोक देता है या पुनः विचार के लिए भेज देता है तो मामला तब तक ठीक चलेगा। अगर अधिक समय तक रोकता है तो यह मामला बिगड़ता है। और यह राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक है, इस पर राष्ट्रपति का अधिकार स्वच्छंद है, जैसा आदेश राष्ट्रपति देंगे वैसा राज्यपाल अनुग्रह करते हैं, अनुसरण उसका करेंगे। तो यह मामला तो अलग हो जाता है। तो इसी 2 चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, आगे हम देखेंगे। अनुच्छेद 213 को राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। तो क्या क्षेत्राधिकार जो विधेयक से संबंधित क्षेत्राधिकार उसके अध्यादेशों से संबंधित मामले को टच करता है या उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो इसे बिल्कुल आप अलग समझिएगा। या अध्यादेश का मामला कुछ अलग होता है जब विधायिका कार्य नहीं कर रही, अर्थात कहने का मतलब जब उस समय वर्तमान में चुनी हुई सरकार नहीं है तो उस समय आपको अध्यादेश जारी कर सकता है। या जब सदन का सत्र होता है, 2 सत्रों के बीच का जो समय है, गैप समय है, उसके बीच अध्यादेश जारी कर सकता है। या तीसरी स्थिति में जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है आपके राज्य में तो उस समय अध्यादेश जारी करके राज्यपाल अपने निर्देशों को लागू करवा सकता है, अपने नियमों विधियों को लागू कर सकता है। तो यह भी स्थिति वर्तमान में नहीं है कि 2 सत्र नहीं चल रहे, सत्र लाए गए थे, सत्र में इस बिल को विधेयक को पारित किया गया, तो इसे भी आप समझिएगा। ये तीनों तो रह गया अनुच्छेद 200 का मामला। केवल अनुच्छेद 200 के मामले में ही राज्यपाल को यह वर्तमान जो 5 बिल है वो रोके हुए है। तो बाकी जितने आपको अनुच्छेद इससे जुड़े हुए नहीं है। तो 200 के संदर्भ में कुछ चीजों को समझिएगा कि 200 क्या कहता है, अनुच्छेद 200 क्या कहता है, अनुच्छेद 201 के संदर्भ में क्या कहता है। अब राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है राज्य विधानमंडल स्पष्ट बहुमत के अभाव में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में उनकी कार्य गतिविधि और राज्य की संवैधानिक विफलताओं के मामले में 356 की स्थिति। यह पूर्णतः है, यह विवेकाधीन शक्तियां आती है राज्यपाल। तो आर्टिकल 200 क्या पूर्णतः विवेकाधीन शक्तियां हैं, इसे भी आप लोग समझिएगा। तो यह बिल्कुल पूर्णतः विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, यह युक्त प्रबंधों से युक्त आपको विवेकाधीन शक्तियां हैं। पूर्णतः विवेकाधीन शक्तियों वाला मामला 3 ही है जहां पर हम प्रश्नगत नहीं कर सकते, उसके संवेग पर ही निर्णय है। वर्तमान में मान लीजिए देश के किसी राज्यपाल, इस राज्य का पंजाब राज्य का राज्यपाल, इस मामले में उसके विचार अलग हो सकते हैं। मान लीजिए आपको कर्नाटक राज्य या बिहार राज्य, मान लीजिए यह दोनों के अलग अलग राय इसी मुद्दे पर हो सकते हैं उसी स्थितियां में। तो 3 व्यक्ति 3 जगह एक ही विषय पर अलग अलग राय रख सकते हैं, जिसे हम न्यायालय में वाद योग नहीं बना सकते, क्योंकि यह संवैधानिक तरीके से अपनाई गई संवेदीय शक्तियां होती है। हाँ, इसका अतिक्रमण अगर किया जाता है तब हम जाकर उसे न्यायालय में प्रश्नगत करा सकते हैं। तो उस स्थिति में यह जो मामला है वो भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो आर्टिकल जो 200 है उसे समझने का पूर्णतः प्रयास कीजिएगा, यह क्या है। तो राज्य विधायिका के राज्यपाल की शक्तियां अनुच्छेद 200 के तहत क्या है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी राज्य के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक की सहमति लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रक्रिया रेखांकित करता है और जो या तो सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है या राष्ट्रपति द्वारा विधेयक के लिए उसे आरक्षित कर देता है। तो यहाँ पर 2 चीजें मैंने पहले आपको ये कंडीशन समझा दिया है। अब है कि
राज्यपाल सदन या राज्यों सदनों द्वारा पूर्ण विचार के अनुरोध के वाले संदेश के विधेयक को वापस भी कर सकता है। यहाँ पर राज्यपाल की स्थिति इस संदर्भ में समझिएगा, पूर्ण विचार कर लिया है तो भी विधेयक को आपको भेज सकता है। अब ध्यान रखिएगा, केंद्र के स्तर पर ऐसी स्थिति नहीं है। अगर पूर्ण विचार का मामला आ गया है, पूर्ण विचार होकर विधेयक आ गया है दोबारा, तो राष्ट्रपति इसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि ऐसा आर्टिकल आपको 44वां संविधान संशोधन के तहत यह विधिवत किया गया है। पर राज्यपाल के मामले में ऐसा नहीं है, तो यह पूर्ण विचार विधेयकों को भी पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है, अर्थात पूर्ण विचार अनुरोध जो होंगे उसके संदेह के साथ विधेयक को वापस कर सकता है, पुनः संदेह कर सकता है। अब आर्टिकल 201 को समझिएगा, इसमें कहा गया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकती है। तो दो स्थितियां हैं। तो राष्ट्रपति विधेयक पर पूर्ण विचार करने के लिए राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों को वापस भेजने का निर्देश दे सकता है। ऐसी स्थिति एक उत्पन्न होती है। तो तीनों स्थितियां यहाँ भी उत्पन्न होती है, एक रोक सकता है उसे, या तो पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है या पूर्णतः समाप्त कर। यहाँ पर बात यहाँ समझिएगा तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास विकल्प क्या है? अगर ये स्थितियां तीनों आ रही हैं तो तीनों स्थितियों में राज्यपाल के पास विकल्प क्या है, इसे समझिएगा। वह सहमति दे सकता है या विधेयक के कुछ प्रावधानों या विधेयकों या स्वयं पूर्ण विचार के अनुरोध करते हुए वह इसे विधानसभा को वापस भेज सकता है। अब है कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल तभी करेगा जब राज्यपाल को यह राय होगा कि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति में जोखिम में डाल सकता है, अर्थात उच्च न्यायालय की स्थितियों को यह संदर्भित कर सकता है। और ऐसी स्थिति में और भी अन्य विकल्प को ध्यान रखने की है, जैसे खतरे में डालता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उच्च न्यायालय अब राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित कर सकता है। आरक्षण अनिवार्य यह है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति खतरे में डालता है। हालांकि राज्यपाल विधेयक को आरक्षित भी कर सकता है यदि उसके निम्न प्रकृति हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट के प्रकृति में किसी भी प्रकार का चेंज अगर हो रहा है राज्य के विधानमंडल द्वारा, तो वो पूर्णतः आरक्षित करने के लिए बाध्य है या उसे पूर्णतः आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, जो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेंगे। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य स्थितियां जहां पर इन मामलों के लिए आपको रोका जा सकता है अनुच्छेद 200 के तहत किसी राज्य के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जैसे संविधान के किसी भी प्रावधानों के खिलाफ उसे अगर नजर आ जाता है कि मूल संविधान जो है उसके संविधान के किसी खिलाफ किसी विधानमंडल द्वारा पारित किया जा रहा है, तो उसको ध्यान में रख के आर्टिकल 200 के तहत उसे आरक्षित कर सकता है, जो 201 के तहत आपको जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब ध्यान रखिएगा, उस पर निर्णय लेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का विरोध अगर कोई विधेयक कर रहा है, राज्य की विधेयक कर रहा है, तो उसको भी आरक्षित किया जा सकता है। देश के व्यापक हित के खिलाफ भी अगर कोई विधेयक मामला आ रहा है, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया जा रहा है, उसे भी उपराज्यपाल उसे रोक सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, गंभीर राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा हो, वो भी मामला होगा जिसे आपको आरक्षित किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई मामला हो, वहां भी आपको राज्यपाल उस मामले को आर्टिकल 200 के तहत 201 के लिए निर्णय के लिए रोक सकता है। अब एक अन्य विकल्प सहमति को रोकना, अन्य विकल्प सहमति को रोकना है, लेकिन ऐसा समान रूप से किसी भी राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक अत्यंत अलोकप्रिय कार्रवाई होगी। अब यह ध्यान रखिएगा, यह जो कार्रवाई है आपको इस संदर्भ में अलोकतंत्र, क्योंकि जनता द्वारा चुनी प्रतिनिधि होती है, उसके कार्य गतिविधि को हम रोकने का कार्य नहीं करते, इसलिए इस संदर्भों को देखा नहीं जाता है। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 के तहत कुछ बातें की है, कुछ सलाह दिया है राज्यपाल को, तो उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे संविधान अनुच्छेद 200 के तहत पहले प्रावधान में उल्लेख करते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि विधानसभाओं द्वारा पारित किए जाने वाले
जाने के बाद जब उन्हें सहमति के लिए भेजे गए विधेयकों को राज्यपाल को देरी नहीं करनी चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर यह बातें की गई है कि अगर किसी विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया विधेयक, उसको अगर पूर्ण विचार के लिए या विचार के लिए आप रोक रहे हैं, तो उस पर समय की देरी नहीं होनी चाहिए। लिमिटेड समय में आपको वो करके दे देना है, ताकि जो समग्र जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, वो अपने कार्य और दायित्व को कर सके। इसके मूल के पीछे यही है। सारी चीजें बताई नहीं जाएगी संविधान द्वारा ना, वो तो अनुसरण करने का विषय है कि हम इसे कितना व्यवहारिक और लोकतांत्रिक और अनुसरण करता संविधान हम बना सकते हैं इसके संदर्भ में। तो मामला इसी को संदर्भ में इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कह चुकी है। जितनी जल्दी हो सके उन्हें लौटा दिया जाना चाहिए, उनके पास लंबित नहीं रखना चाहिए। इस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति जितनी जल्दी हो सके वह महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य है। और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट कि संवैधानिक जो उद्देश्य है, संवैधानिक प्राधिकारों को इसे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संवैधानिक प्राधिकारी जो होंगे अर्थात राज्यपाल को ऐसे क्या होने चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि आपके जो भी कृत्य किया जा रहा है वो आपके कर्तव्य में आता है। तो अर्थात कहने का मतलब मैंने आप लोग को क्या बोला था, कभी याद है कि मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। वैसे ही संवैधानिक स्थितियों से अधिक आपके कर्तव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो अधिकार दिए गए वो अलग सा है, आप अलग उसे व्यवहार में लाइए, पर आप अपने पद पर रहकर क्या कर्तव्य निष्ठ बन सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस आपको, क्योंकि आपको जनता के कार्यों के लिए चुना गया है। अब किसी प्रकार की देरी, आपके पास क्षेत्राधिकार बहुत से है, पर क्या किसी बिल को जो जनहित में लिया गया बिल है, आप समग्र जनता सरकार द्वारा चुनी गई है, उसके द्वारा बिल जो रखा गया क्या वो उचित है? इसी को प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूर्णतः इस पर निर्णय लेगा। देखिएगा उसी के आसपास होगा कि पुनः यही बातें दोहराई जा सकती या निर्देश दिया जा सकता है। देखिए आग्रह किया जाएगा, निर्देश नहीं दिया जाएगा, आग्रह किया जाएगा राज्यपाल से कि ऐसे मामलों में आप समयबद्धता को जल्द से जल्द पूरा करें। रीजन उसके पीछे और स्व-विवेकी शक्तियां हैं, तो आप इसका अर्थ बिल्कुल यह मत लगाइए कि आपको इसको अनिश्चित काल के लिए आप पर अधिकार इस पर अनिश्चित काल के लिए इस पर आप अपने निर्णय को रोक सकते हैं। अगर ऐसा करिएगा तो फिर लोकतंत्र का जो मूल अवधारणा है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाए, जिसमें हम मूलतः यह मानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का कल्याण अंतिम रूप से होना चाहिए और सभी मामले जनता से जुड़े हुए हैं। जो इस प्रकार से अगर बिल आपको नहीं लग रहा है तो बिल को पुनः संशोधन करवा सकते हैं, आप संशोधन के लिए बोल सकते हैं। और कार्यपालिका वर्तमान मंत्रिपरिषद का भी यह दायित्व होना चाहिए कि माननीय राज्यपाल के क्या कंसर्न है। इसे राजनीतिक मुद्दे बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल में लोकतंत्र ही कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, लोकतंत्र के मूल अवधारणा प्रभावित होगी। इसे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 मिनट हो गया है लगातार। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इतना मैंने बोला भी, आप इसे जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के देखिए टॉपिक है ना, आपको मेंस में और इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। मेरे जैसे अगर फैकल्टी अगर इंटरव्यू बोर्ड में है तो मैं ऐसे ही प्रश्न पूछता हूँ। और इस बार जो बीपीएससी 67 बीपीएससी का इंटरव्यू है, जहाँ पर मैं एटोरिया में आपको इंटरव्यू पैनल में था, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे गए जो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू बोर्ड में देखने को मिले, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न, लॉजिकल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि क्या अधिकार है, किस प्रकार के अधिकार, कोई क्या क्षेत्राधिकार एक दूसरे का हनन हो रहा है, अगर क्षेत्राधिकार हनन हो रहा तो दोनों के दायित्व क्या है, इस संदर्भ में प्रश्न है। आपको केवल संवैधानिक व्याख्याएं नहीं करनी है, समसामयिक रूप से क्या होना चाहिए ये भी तो आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए ना, इस चीज को समझिएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर मामला क्या है, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कैट में दी गई चुनौती है। तो कैट क्या होता है इसे आप लोग जरूर जानिएगा, जिस पर मैंने आप लोगों को की नोट दे रहा हूँ, जिसे आप देखिएगा। यहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट क्या होता है इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो स्थापना सर्वप्रथम अनुच्छेद 323A के तहत किया गया है। यह एक नियंत्रणाधीन अन्य प्राधिकरणों के मामलों में संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती सेवा के शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का क्या करता है, न्याय करता है, निर्णय लेता है, न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। देखिए सामान्य न्यायपालिका जिसमें 3 रूप से है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है मिडिल में, और एक लोअर कोर्ट है। इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं उनके भी कुछ बहुत से विवाद होंगे, पद प्रतिष्ठा, भर्ती सेवा,
शर्तों से लेकर जुड़ा हुआ मामला होगा, तो क्या वो सभी मामले फिर से इसी में जाएंगे, इसी सामान्य न्यायालय में? तो पहले से ही अति बोझ है न्यायालय पर, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों के भी मामले यहाँ भेजेंगे, और तो क्या वो मामले जल्द से जल्द सुलझेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या ये होती थी। दूसरी कि जो प्रशासनिक प्रशासनिक जो विवाद होता था वो टेक्निकल होता था, प्रशासन से जुड़ा टेक्निकल इशू होता था। जो यहाँ पर सामज्ञ तौर पर जो न्यायाधीश है वो इस चीज को, टेक्निकल चीजों को नहीं समझ पाते थे, तो मजबूरन प्रशासनिक अधिकारियों के एक बेंच को शामिल किया जाता था, जिसमें वो निर्णय देते थे, उनसे राय ली जाती थी। तो यह कहीं ना कहीं पुनः इसी संदर्भ में बातें आ जाती थी। तो यहाँ पर इसी समस्या को दूर करने के लिए आर्टिकल 323A के तहत आपको प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिसे हम लोग कैट कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कहते हैं, और राज्य के स्टेट पर सेट बोलते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव आपको ट्रिब्यूनल, ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल, जिसमें न्यायाधिकरण की बात होती है। अब यह कानूनी जो ढांचा है 323A के तहत संसद के 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था, इसे याद रखिएगा। अधिकरण केंद्र को एक केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात कैट बोलता है, राज्य के प्रशासनिक अभिकरण को स्थापना, जिसमें हम लोग सेट बोलते हैं, अधिकृत करता है। अर्थात दो प्रकार के आपको प्रशासनिक न्यायाधिकरण देखने को मिलते हैं, केंद्र के स्तर पर, एक राज्यों के स्तर पर, जो प्रत्येक राज्य में होता है, ठीक है ना। इस अधिनियम द्वारा पीड़ित लोग सेवकों को शीघ्र और किफायती न्यायपूर्ण उद्देश्य एक न्याय मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया गया था। केट की स्थापना राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के काल में हुई थी, ये भी जानिएगा। पीठ बेंच पूरे भारत में कैट की पीठें 19 है, याद रखिएगा। कैट की कितनी पीठें हैं? 19 है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के भी पीठ होते हैं, आप लोग देखते होंगे हाई कोर्ट के कितने पीठ हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर इसकी भी पीठ है, जहाँ पर प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं। उद्देश्य संरचना ही कि केट एक विशेषज्ञ निकाय जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं, जो अपने विशेष ज्ञान के आधार पर त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने में सक्षम होते हैं। किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो सदस्य होंगे वो प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हुए होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब संचालन सिद्धांत क्या है कि न्यायपालिका मामलों में तय किए गए प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को पालन किया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया संहिता को द्वारा निर्धारित किया बाध्य नहीं है, अर्थात जो है जो न्याय प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया बाध्य नहीं है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बार बार मैं बोलता हूँ प्राकृतिक न्याय हमेशा चर्चा करता हूँ, तो किसी व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय किस प्रकार से प्राप्त है, कौन कौन से प्राकृतिक न्याय है, कितने प्रकार के हैं, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें प्रशासनिक प्राधिकरण जो अधिनियम 1985 की धारा 17 है, जिसके तहत उच्च न्यायालय अधिकरण को उच्च न्यायालय के समान स्वयं अवमानना के संबंध में उसी अधिकार क्षेत्रीय अधिकारों के प्रयोग की शक्ति प्रदान की गई। अर्थात यह अवमानना का भी मामला बना सकता है। किसी व्यक्ति विशेष अगर नहीं मानता है, कोई संस्था नहीं मानती है, तो अवमानना का अधिकार इसे प्राप्त है। कोर्ट ऑफ कंडक्ट हम लोग जिसे बोलते हैं, वो भी इस न्यायाधिकरण को प्राप्त है। अब स्वतंत्रता ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष और सदस्यों के सेवा शर्तें प्रशासनिक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगे अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा। आदेशों के खिलाफ कैट के आदेशों से संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226-227 के तहत एक रीट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जिसके क्षेत्राधिकार में अधिकार के क्षेत्र में न्यायाधिकरण की पीठ हो। अर्थात मान लीजिए बिहार का हो तो बिहार के क्षेत्र हाई कोर्ट में जाएगा, उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसके क्षेत्राधिकार में है, तो आपको उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जाएगा, जहां बेंच उसका है लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। और यह मामला तब दिया जाता है, मान लीजिए कैट का निर्णय पहले आ जाता है और फिर भी वादी को लगता है कि यहाँ पर न्याय मुझे नहीं मिला, तब वो जाएगा उच्च न्यायालय में। ऐसा नहीं कि बिना निर्णय लिए ही डायरेक्ट आप चले जाइएगा तो फिर से आपको न्यायालय आपको पुनः यहीं भेज देगा। पहले आप वहां से डिसीजन लेकर आइए, वहां संबद्ध न्यायाधीश क्या बात बोलते हैं, उसके बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। अगर न्यायोचित होगा, न्याययुक्त होगा, तो उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगर वो
किसी मौलिक अधिकार, किसी मानवाधिकार से संबंधित मामले का उल्लंघन करता है, फिर भी कैट उसके विरुद्ध निर्णय दे रहा है, तो उससे पुनः हाईकोर्ट सुनने की, उसके बाद उस मामले को हम देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कैट प्रश्न यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आगे देखिए, कुछ विशेष नहीं है, विशेष यह है कि पेपर में खुद दे दिया, उसे आपको पढ़ने की आवश्यकता है, उसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बार बार हम लोग बात करते हैं हिस्सेदारी की, आबादी की 50% आरक्षण जो सीमा निर्धारित की गई थी हिस्सेदारी की बेहद, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा आप लोगों को, जहां पर मौलिक अधिकार, आरक्षण और सरकार की नीतियां जुड़ी हुई है। तो हिस्सेदारी में की हद कितनी होनी चाहिए, 50% या उससे अधिक होनी चाहिए, जो आपको निर्धारित किया गया है संवैधानिक बेंचों द्वारा। तो यहाँ ध्यान सबसे पहले ये देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट 1992 इंदिरा साहनी मामले में आपको आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित कर दी है। अब यहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी आरक्षण दिए जाते हैं, जब किसी राज्य में 69% का आरक्षण हो जाता है, किसी में 72% है, किसी में 61% है। तो इस प्रकार के भी आरक्षण आपको देखने पर आपको जो 50% आरक्षण इंदिरा साहनी वाद में किए गए हैं, आपको केंद्र के स्तर पर किए गए, ध्यान रखिएगा। अब ज्यादा आरक्षण मांग होगा, जैसे ही जातिगत जनगणना हुई तो मांग जितनी, आपको स्लोगन सुनने को मिला, जितनी आबादी उतनी अधिकार आपको देखने को मिला होगा, तो ऐसे ही आपको स्लोगन लगातार देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बात यहां समझने के प्रयास कीजिएगा, हम जाति और सामाजिक आधार पर जो सामाजिक आर्थिक उत्थान की बात करते हैं, इसके मूल को समझने की आवश्यकता है कि क्या यह पूर्णतः द्योतक बातें हैं, कि यह इससे सुधार हो सकता है, इससे विकास हो सकता है, या विकास के विकल्प को प्राप्त करने के लिए अन्य भी हमारे साधन हमारे पास उपलब्ध है, और भी हम तकनीक को उपयोग कर सकते हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता होगी। मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ था जब पैनल में, तो मैं बार बार ये जितने विद्यार्थी आते थे उनसे मेरा एक प्रश्न जरूर होता था कि बिहार में जो जातिगत सर्वे किया गया है, उससे क्या अब जातिगत नीतियां आएंगी, अर्थात किसी जात के नाम पर किसी योजना का नाम अब होगा, किसी जात के नाम पर किसी परियोजनाओं को लाया जाएगा, या किसी जात के नाम पर ही किसी विभाग निदेशालय या मंत्रालय का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर चीजें को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो अंध तीर लगाए जा रहे हैं कि केवल जातिगत जनगणना हो जाने से जातिगत जनगणना हो से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, अभी तक जो छूटी हुई जातियां, उसका हम उत्थान कर देंगे। उत्थान करने के लिए आप किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करेंगे, यह न सरकार के पास अभी उपलब्ध है, न किसी जनता जनार्दन के पास उपलब्ध है। जो बातें यह कहते हैं, मेरे सीधे से सवालों का उत्तर आप दीजिएगा, आप भी अभ्यर्थी है, कि जातिगत जनगणना मान लीजिए हम करा देते हैं, ठीक है ना, पूरा देश में करा देते हैं, जातियां आ जाती हैं, बहुत से जातियां पिछड़ी होंगी, माना जा सकता है बहुत सी जातियां आगे होंगी। तो अब आप जब योजनाओं का निर्माण करेंगे तो कैसे आप डिवाइड करेंगे। मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे ही अनगिनत जातियां हो जाएंगी, मान लीजिए 1000 जातियां हो गई जो पिछड़ी हैं, तो कैसे आप डिसाइड करेंगे, क्या उसे एक वर्ग समूह में फिर से आप लाइएगा, जैसे बिहार में पहले दलित होता था तो उसे महादलित वर्ग बना दिया गया, इस प्रकार से कोई वर्ग डिफाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर हम जो चीजें अभी लागू है उसको हम क्या इस संदर्भ से लाकर पुनः उसी प्रक्रिया में आएंगे, तो फिर ये करने का मतलब क्या हो जाए। दूसरा कि अगर हम इसे ला देंगे तो दो कंडीशन समझिएगा, दो स्थिति, एक ए स्थिति एक बी स्थिति, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिए। ये आपको वर्तमान में जो समान वर्ग जो आते हैं उसके जातियों से जुड़ा हुआ लोग है। इसमें अनुसूचित जातियों से जुड़ा हुआ या अनुसूचित जनजातियों से जुड़ा हुआ वर्ग के लोग इसमें शामिल है, जिसमें जातियां बहुत से होंगी, इसकी भी जातियां बहुत से, 5 जातियां, अपना 20-25 जातियां नीचे जोड़ते जाइएगा, मैं 5 का ही उदाहरण लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। अब मान लीजिए 5वां जो है, इसमें बहुत पिछड़ा है, उसको कुछ अधिकार ही नहीं प्राप्त है,
समान वर्ग में, और ये पांचवा जो यहाँ पर है इसको अधिकार प्राप्त है। तो क्या फिर जातिगत सर्वे के बाद इसकी स्थिति क्या हो जाएगी और इसकी स्थिति क्या होगी? क्या इसको इस अनुसूचित जाति जनजाति से बाहर निकालकर समान वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा, या इस समान वर्ग के जो बहुत पिछड़े हैं, जो दयनीय स्थिति में है, जातिगत सर्वे के आधार पर जिस दावा किया जा रहा है सभी का विकास होगा, तो यहाँ पर क्या इस जाति का जो लोग होगा उसे एसटी वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा? तो फिर अब हमारे देश का अगर ऐसा होगा तो हमारे देश के पास एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होगी वर्ग विभेदीकरण का, कि फिर कैसे लोग अपनी मूल प्रजातियां छोड़कर दूसरी प्रजाति समूह में जाएंगे। इसे समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है। हम हवाई बोल रहे हैं कि जातियां आ जाएंगी, जातिगत समन्वय आ जाएगा, तो हम योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर करेंगे, पर धरातल पर आप जाइए जहां आज भी गांवों में जात को लेकर सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ रहता है, जहां पर हम खास जात के वर्ग की बात हम करेंगे तो तुरंत मामला गर्म हो जाएगा, मामला विवादित हो जाता है। इसी प्रकार चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बातें क्या की गई उसे हम मौलिक तरीके पर देखेंगे, और विश्वास मानिए कि मैंने इंटरव्यू बोर्ड में लगभग 400 लोगों का इंटरव्यू लिया है एटूजिया में, वहां पर किसी भी स्टूडेंट के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, किसी भी स्टूडेंट के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, सभी चुप हो जाते थे। हाँ, जातिगत जनगणना आया है, इससे हम जातियों का उत्थान कर सकते हैं, पर यह कैसे करेंगे, किन आधारों पर करेंगे और किस सीमा तक करेंगे, इसके लागू करने की प्रवृत्ति कैसी होगी, किस प्रकार का मॉडल हम अपना सकते हैं, यह इस प्रकार के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। तो यह चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप इस सब चीजों को पहले से नोटिफाई कर लीजिए कि आपको प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, और यही प्रश्न आपको इंटरव्यू बोर्ड में पूछा है बहुत से अभ्यर्थियों को। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, संवैधानिक तौर से ये सब चीजें देखिएगा, आपको पहले भी मैंने चर्चा किया 62 का जो वाद आया था, बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद, देवदासन बनाम भारत संघवाद 63 में, केरल राज्य बनाम एम थॉमस वाद जो था 1975, केसी वसंत राव बनाम कर्नाटक राज्यवाद, और इंदिरा साहनी वाद 1992। जो यह इंपॉर्टेंट है, जो 50%। इसके बाद मंडल कमीशन की चीजें घटनाक्रम आती है। तो यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान क्या है, आर्टिकल 15, 15(4), तो ये सब चीजें आप लोग लगातार हम चर्चा करते हैं, पेपर में दिया हुआ है, आप लोग को पेपर ग्रुप में शेयर कर लिया था। आप लोग जहां जहां टिक किया है उसे जरूर देख लीजिएगा। आर्टिकल 16, 16(4) सभी कहते हैं, 303, 332 याद रखिएगा, ये सब मामले जुड़े हुए हैं। 25% का आरक्षण जो है SC/ST, सिर्फ SC/ST वर्ग के लिए, OBC के लिए है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर चीजों को समझिए। 10% EWS का जो आरक्षण दिया अलग से दिया गया है, तो यहाँ पर आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोग 10% आरक्षण देने के लिए 103 का संविधान संशोधन किया गया था। अब यहाँ मामला बहुत पेचीदा फंसता जा रहा है, जहाँ पर आरक्षण या वरीयता से नष्ट न हो समानता के अधिकार, ये भी देखने को मिलेगा। 2022 में प्रश्न जो जनगणना के अनुसार भारत में जो दलित आबादी है उसको लेकर चीजें उठाई गई थी। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो किया गया, देखिए, जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सखाराम सिंह, उनके द्वारा कुछ बातें की गई है। प्रश्न किया गया, इसे समझिएगा, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा है, तो उसके समय दो बातें समझ लेनी होगी। पहली बात की जिसकी का अर्थ है, दूसरा हिस्सेदारी भागीदारी का तात्पर्य है। जिसकी का अर्थ है अगर जाति विशेष से है तो यह संविधान सम्मत नहीं होगा। जिसकी जितनी होगी, इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा सा सरल अर्थों में मैंने जो बातें बोला उसको समझिएगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिसकी का अर्थ जितनी संख्या है उतना अधिकार दे दिया जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब मान लीजिए यादव या बिहार में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, अगर इसकी संख्या 30%, 40%, 50% हो जाए, मान के चलिए, तो बिहार के संपूर्ण संसाधनों पर, आधा संसाधनों पर अधिकार यादवों का हो जाना चाहिए। तो
तो फिर अन्न में जो 50% बटेगा छोटे छोटे मात्रा में, क्या उनका सर्वांगीण सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास हो पाएगा? सोच के देखिएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हमें किस तरफ से बात करनी, आगे हम बात करेंगे। इनकी समझ से, अर्थात जो लेखक उनके समझ से, शाखाराम जी के समझ से, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में हिस्सेदारी से है, जिस दूसरे शब्द का अर्थ, दूसरे शब्द का हिस्सेदारी, अर्थात हम तीनों स्तर पर बराबर की हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो क्या तीनों स्तर पर यह हिस्सेदारी प्राप्त किया जा सकता है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है ना। बस बोल देने से नहीं ना होगा कि क्या हमें तीनों स्तर पर, विधायिका के स्तर पर, कार्यपालिका के स्तर पर और न्यायपालिका के स्तर पर विधायक हमके हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको प्राप्त होनी चाहिए, पर क्या इसका टेक्निकल टर्म आपको समझ में आ रहा है कि तीनों स्तर पर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जहां पर व्यापक जितना हिस्सेदारी हो, जितना आबादी उतनी हिस्सेदारी मिल जाए? या बिल्कुल नहीं है। विधायिका के स्तर पर हम तो चुने जा रहे हैं पहले से ही। अब विधायिका का सवाल है तो उनमें संख्या के आधार पर जाति विशेष या वर्ग विशेष अपनी हिस्सेदारी तो ले सकता है। वर्ग का मतलब है कुछ जातियों के समूहों से जिनकी किसी भी समान आधार, जैसे शैक्षणिक, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, या एक सेकेंड रुक जाइएगा, पर पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो विधायिका में तो पहले से ही है, चल रहा है, जहां पर जितने आपको चीजें देखने को मिल रहा होगा, रिजर्वेशन का सीट जो है, जिसमें हम SC ST वर्ग को लगातार 10 सालों का बढ़ाते बढ़ाते 80 साल तक पहुंचा दिए हैं। पर यह 10 साल पूर्ववर्ती 10 साल तक ही लागू किया जाना था, जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ को समझने का प्रयास। जहां तक प्रश्न कार्यपालिका का, न्यायपालिका के हिस्सेदारी का है, तो संख्या के आधार पर हिस्सेदारी हासिल करना भारत के संविधान के तहत संभव नहीं है। अब क्यों नहीं संभव, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो सीट रिजर्वेशन है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कार्यपालिका की बात हम कर रहे हैं, न्यायपालिका में जब तक हम न्यायिक सेवा आयोग नहीं लाएंगे तब तक यह लागू नहीं होगा। पर कार्यपालिका में सीट रिजर्वेशन की बात होती है, जहां पर 14 के तहत समान अवसर और समानता के मूलभूत अधिकार शामिल है। तो इसको हम कैसे उल्लंघन कर देंगे? दूसरा, 15-16 जो अनुच्छेद है, जिसमें अपवाद हम सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़ेपन है, उनको जो वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों के लोग आरक्षण का प्रावधान करते, 50% आरक्षण सीमा के अंदर। अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 100 में 60 की मांग करते थे, उनमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्ग की महिलाएं शामिल थे। तो यह क्या इन्हें प्राप्त हुआ, इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 1977 में 6ठी लोकसभा में जो इनके पिता थे, रामनाथ रूपनाथ यादव जी, उनके द्वारा एक बिल, निजी बिल लाया गया था, द इंडियन डिस्पेरिटी एलिवेशन बिल 1977 पेश किया गया। बिल में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग आदि के लिए सभी सरकारी सेवाओं में आरक्षण और वित्तीय सहायता प्रावधान करने का अनुमोदन किया गया था। जहां पर अनुच्छेद 340 के तहत बीपी मंडल अध्यक्षता का आयोग का गठन किया गया था। इसे समझने, मंडल आयोग की रिपोर्ट में तत्कालीन जो विश्व प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, लागू किया और विधेयक का प्रस्ताव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तौर पर लागू हुआ। अब जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर कार्यपालिका न्यायपालिका में कोई दावा नहीं बनता। अब कार्यपालिका में तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन न्यायपालिका में राष्ट्रीय स्तर पर जब तक हम क्या नहीं करेंगे कि कोई प्रावधान नहीं है, तो इसकी वजह से संविधान का अनुच्छेद 312 है। इसकी मंशा का रूप अभी तक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं किया गया। कोई कानून नहीं है जिसके आधार जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मांगने के लिए राजनीतिक दलों के जो लोग राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कभी भी इसको लेकर कभी भी बातें नहीं की है। बात अगर जब तक हम इसे राष्ट्रीय आयोग एक ढांचा नहीं बनाएंगे कि कैसे इसका हम निर्धारण करेंगे, उसके लिए जैसे आपको यूपीएससी है ना जी, नियुक्ति कर रहा है कार्यपालिका के लिए, कार्यपालिका के प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्ति कर रहा है, वैसे ही न्यायपालिका के लिए हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया जब तक नहीं लाएंगे तो कैसे हम उसमें आपको सभी लोगों के लिए अधिकार क्षेत्र देंगे। केवल बात नहीं, कॉलेजियम सिस्टम में, तो कॉलेजियम सिस्टम अलग प्रक्रिया है। हम जब तक चयन नहीं करेंगे नीचे से लोगों को, सभी वर्गों से समान लोग नीचे से चयन नहीं करेंगे, तब तक हम पदोन्नति नहीं देंगे इन लोगों को, तब तक यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज तक पहुंचने की समस्या ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की भी बात करते हैं। इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सब चीजें आपको जरूरी है, ठीक है ना।
चलिए आगे हम बात करेंगे। अब समावेशी विकास के लिए योग्यता जरूरी है, तो योग्यता आधारित जो व्यवस्था है मैं उस पर भी बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि जरूरी होता है। शासन प्रशासन को चलाने के लिए मेरिट बेस जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आवश्यकता है वर्तमान में योग्यता आधारित सिस्टम का होना चाहिए। रीजन उसके पीछे कि भारत लगातार अपनी तीव्र आर्थिक गतिविधि को बनाए हुए, जहां पर हम विश्व के प्रमुख देशों के श्रेणी में आ रहे हैं, तो हमें कौशल आधारित संरचना है, कौशल अधिकारित शासन प्रशासन, उसे डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इसको संदर्भ को लेकर बात यहाँ समझने की आवश्यकता है, इसलिए इसमें लेखक के द्वारा कुछ बातें की गई जिसे आप लोग देखिएगा, जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, जहाँ पर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में जो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो बोल रहे हैं कि जब मैं आऊंगा तो जातिगत जनगणना करवाऊंगा। अब ध्यान रखिएगा 2011 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा प्रधानमंत्री रहते हुए 4893 करोड़ रुपए खर्च करके देश में जातीय जनगणना कराए गए थे। कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया, सबसे पहले तो ये समझिएगा। और क्या जातीय जनगणना का सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। क्या जनगणना करा देने से सामाजिक न्याय आ जाएगा, सबसे बड़ा यह प्रश्न अगर आता है, ऐसा समस्या रहता है, तो हम वर्ग विभेद की जो समस्या देखते हैं, एक ही जात में केवल एक वर्ग में केवल उस वर्ग के विभिन्न जातियां जो है उसमें से केवल एक ही जातियां केवल पदोन्नति कर रही है, ठीक है ना, और उसके लिए हम मापदंड तय नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमको मापदंड तय करने होंगे कि हाँ, अगर आप विकसित हो जाते हैं तो आपका वर्गीकरण इस जात में नहीं होगा। तो इस संदर्भ को जब तक आप नहीं कीजिएगा तो इन सब चीजों को समझने का दुरुस्त कार्य होगा। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।